Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain collusive oligopoly. Collusive means plead together. इससे पहले के वीडियोस में आपने नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली के बारे में पढ़ा है, जिसमें ओलिगोपोली फर्म इंडिविजुअली अपनी प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी को बनाती हैं और अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती हैं। और वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस तरह से करती हैं? अपने प्राइस को कम करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती हैं। लेकिन जब एक फर्म अपने प्राइस को कम करती है तो दूसरी फर्म भी अपने प्राइस को कम कर देती है। इस सिचुएशन में ओलिगोपोली फर्म के बीच में प्राइस वॉर चलता रहता है, जिसका फायदा कंज्यूमर्स को होता है और कोई भी फर्म इसका फायदा नहीं उठा पाती है। इस प्राइस वॉर और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन से बचने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए फर्म कार्टेल बनाती है या कॉल्यूसिव ओलिगोपोली का सहारा लेती हैं, जिसमें सारी फर्म जो ओलिगोपोली फर्म है वो आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट के थ्रू अपनी प्राइसिंग और आउटपुट पॉलिसी को डिटरमाइन करती है ताकि जॉइंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। In collusive oligopoly, the firm cooperate with each other in taking joint actions to keep their bargaining position stronger against the consumer. When collusion is based on written agreement, it is known as cartel. इसमें फर्म आपस में म्यूचुअली एग्रीमेंट के द्वारा मोनोपोली पावर को एस्टेब्लिश कर लेती हैं और एक हाई प्राइस सेट करती हैं। जब वो मोनोपोली पावर एस्टेब्लिश कर लेती हैं तो उनकी मार्केट में बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है कंपैरेटिवली कंज्यूमर की, क्योंकि जब सारी फर्म मिलकर एक यूनिफॉर्म प्राइस को सेट कर रही हैं तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर को फायदा नहीं होगा, फर्म्स को फायदा होता है। और इस तरह से फर्म कोल्यूसिव ओलिगोपोली के थ्रू अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है। जब फर्म रिटन एग्रीमेंट के द्वारा कोल्यूजन करती है तो उसको हम कार्टेल कहते हैं। कार्टेल भी टू टाइप्स के होते हैं, एक परफेक्ट कार्टेल, दूसरा मार्केट शेयरिंग कार्टेल। मार्केट शेयरिंग कार्टेल मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। आज हम परफेक्ट कार्टेल की बात करते हैं। परफेक्ट कार्टेल कोल्यूसिव ओलिगोपोली की एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है। इसमें प्राइस एंड आउटपुट के डिसीजन सेंट्रल कार्टेल बोर्ड के द्वारा लिए जाते हैं। सेंट्रल कार्टेल बोर्ड एक एग्रीमेंट बनाता है और जो भी फर्म उस एग्रीमेंट का हिस्सा होती है, उस कार्टेल का पार्ट होती है, उन्हें सेंट्रल कार्टेल बोर्ड के द्वारा बनाई हुई पॉलिसीज को एक्सेप्ट करना होता है। सेंट्रल कार्टेल बोर्ड सबसे पहले तो पूरे मार्केट में, पूरी इंडस्ट्री में उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है इसका पता लगाता है। इसका पता वो कैसे लगाता है? डिफरेंट प्राइस पर वो मार्केट में सर्वे करता है और जिस प्राइस पर डिमांड सबसे ज्यादा होती है उस प्राइस को वो इंडस्ट्री के प्राइस के रूप में सेट कर देता है, एक यूनिफॉर्म प्राइस के रूप में सेट कर देता है। सभी फर्म जो इस कार्टेल में बंधी हुई है वो इस यूनिफॉर्म प्राइस को एक्सेप्ट कर लेती हैं और इसके बाद सेंट्रल बोर्ड प्रत्येक फर्म कितना प्रोडक्शन करेगी इसका डिसीजन लेता है। इसका डिसीजन कॉस्ट के बेस पर लिया जाता है। प्रत्येक फर्म की प्रोडक्शन की मार्जिनल कॉस्ट बराबर होनी चाहिए, उसके बेस पर उनको आउटपुट कोटा दिया जाता है। सबसे पहले इसके अजम्पशन देख लेते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट, इसमें होमो
जैसे कोल्ड ड्रिंक है, होमोजेनियस प्रोडक्ट है। नंबर ऑफ वायर्स इज लार्ज, नंबर्स ऑफ वायर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये थोड़े होंगे तो उस सिचुएशन में तो कार्टेल का कोई मतलब नहीं है ना। नंबर ऑफ वायर्स जब बहुत ज्यादा होते हैं तो उस समय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब सारी फर्म्स मिलकर एक यूनिफॉर्म प्राइस को पर अपने प्रोडक्ट को बेच रही हैं, अपनी मोनोपोली पावर एस्टेब्लिश कर ले रही हैं, तो उस सिचुएशन में वो कंज्यूमर से ज्यादा चार्ज करने में सक्सेसफुल हो जाती हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्री डिमांड कर्व। इसमें कार्टेल बोर्ड इंडस्ट्री की मार्केट डिमांड के बारे में पता लगाता है। उसे पता होता है कि उसके प्रोडक्ट की इंडस्ट्री डिमांड कर्व कितनी है, इंडस्ट्री डिमांड कर्व का पता होता है। नेक्स्ट है प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय कार्टेल बोर्ड। सभी ओलिगोपोली फर्म, जो किसी इंडस्ट्री विशेष की ओलिगोपोली फर्म्स है, वो कार्टेल बोर्ड द्वारा जो प्राइसिंग और आउटपुट पॉलिसी बनाई जाती है उसको एक्सेप्ट करती हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट कॉस्ट कंडीशन। प्रत्येक फर्म की कॉस्ट डिफरेंट होती है। किसी फर्म की प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आती है, किसी फर्म की प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है। कहने का मतलब यह है कि डिफरेंट फर्म्स की कॉस्ट डिफरेंट होती है। आइडेंटिकल, इट मे बी आइडेंटिकल, इट मे नॉट बी, बट ज्यादातर डिफरेंट कॉस्ट कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट है कार्टेल एम्स एट जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कार्टेल बनाने का एम क्या होता है? प्रत्येक फर्म अपनी जॉइंट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, तो कार्टेल का एम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। इसमें इंडस्ट्री डिमांड कर्व के बारे में तो पता होता है, लेकिन प्रत्येक फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, कितना सेल करेगी, यह कार्टेल बोर्ड डिसाइड करता है। नाउ डायग्राम देखते हैं। सिंपलिसिटी के लिए मान लिया गया है कि दो फर्म कार्टेल एग्रीमेंट में साइन करती है। केवल दो फर्म है जो कार्टेल एग्रीमेंट में साइन करती हैं, फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए की और फर्म बी की मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट हमें पता है। हमें इंडस्ट्री का डिमांड कर्व भी पता है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी पता है। ये इंडस्ट्री का डिमांड कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। इंडस्ट्री की मार्जिनल कॉस्ट दोनों फर्म की मार्जिनल कॉस्ट का समेशन होती है। MCC इज इक्वल टू MCA प्लस MCB। दोनों फर्म की जो मार्जिनल कॉस्ट होती है उसको ऐड करके इंडस्ट्री की मार्जिनल कॉस्ट का पता लगाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को इंटरसेक्ट करता है, वहां पर इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमाइन हो जाता है। ये डिसाइड हो जाता है कि इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन किया जाएगा। ई पॉइंट पर MCMR को टच कर रहे हैं। OQ आउटपुट डिटरमाइन हो गया है। इस OQ आउटपुट के लिए P प्राइस, क्योंकि यदि आप इस लाइन को AR से टच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में OQ आउटपुट के लिए कितना प्राइस रखा गया है। OQ आउटपुट के लिए OP या LQ प्राइस रखा गया है। OP प्राइस यूनिफॉर्म प्राइस है। इस प्राइस को दोनों फर्म एक्सेप्ट करेंगी। अब इस प्राइस पर कितना प्रोडक्शन करेंगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों फर्म की प्रोडक्शन की मार्जिनल कॉस्ट सेम होनी चाहिए। जहां पर दोनों फर्म की प्रोडक्शन की मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, वहां पर यह पता चल जाता है कि कौन सी फर्म कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। ई पॉइंट से यदि हम इस लाइन को आगे बढ़ा दें, या सिंपलिसिटी के लिए मैं आपको बता रही हूं कि इसको हम इंडस्ट्री की मार्जिनल कॉस्ट मान लेते हैं और फिर दोनों फर्म की मार्जिनल कॉस्ट इंडस्ट्री की मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। तो यह मार्जिनल कॉस्ट की लाइन को यदि हम
ए फर्म और बी फर्म दोनों की तरफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ले जाएं, तो उस सिचुएशन में ये लाइन जो आप रेड कलर की लाइन देख रहे हो, ये लाइन फर्म बी के एमसी पॉइंट को, फर्म बी की मार्जिनल कॉस्ट को कहां पर टच कर रही है और फर्म ए की मार्जिनल कॉस्ट को कहां पर टच कर रही है। वहां पर दोनों फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको मिल जाएगा। रेड लाइन फर्म बी के एमसी कर्व को ईबी पॉइंट पर टच कर रही है और फर्म ए के ई ए पॉइंट पर टच कर रही है। क्लियर है? ई ए पॉइंट फर्म ए का है, ई बी पॉइंट फर्म बी का है। इट मींस फर्म ए ओ क्यू ए प्रोडक्शन करेगी, फर्म बी ओ क्यू बी प्रोडक्शन करेगी। यहां तक क्लियर है? अब दोनों फर्म कार्टेल बोर्ड के द्वारा यूनिफॉर्म प्राइस को एक्सेप्ट कर रही है, तो इनका प्राइस भी सेम होगा, ओपी। आप देखिए सेम प्राइस है, ओपी। ठीक है, इस प्राइस को एक्सेप्ट करा है, तो फर्म ए का प्राइस भी ओपी है, फर्म बी का प्राइस भी ओपी है। यहां पर फर्म ए की एवरेज कॉस्ट एफ क्यू को आई पॉइंट पर टच कर रही है। फर्म ए की एवरेज कॉस्ट इतनी है। इस सिचुएशन में फर्म ए का जो प्रॉफिट है वो पी के एफ आई है। यहां पर देखिए प्राइस तो उन्हें ओपी मिल रहा है, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट वो ओके है, तो इतना उसका प्रॉफिट है। अब फर्म बी का देखते हैं। फर्म बी की एवरेज कॉस्ट इस लाइन को यू पर टच कर रही है, तो फर्म बी की जो एवरेज कॉस्ट है वो ओटी है या यू क्यू भी है। इट मींस फर्म बी का जो प्रॉफिट है वो पी टी एस यू है। यदि आप डायग्राम को देख रहे हो तो डायग्राम को देखने में आपको ये लग रहा है कि फर्म ए का प्रॉफिट ज्यादा है और फर्म बी का प्रॉफिट कम है, लेकिन परफेक्ट कार्टेल में उनका प्रॉफिट उनकी कॉस्ट के बेस पर डिसाइड नहीं होता है। फर्म्स की कॉस्ट के बेस पर केवल उनको आउटपुट कोटा डिटरमाइन किया जाता है, वो कितना आउटपुट करेंगी यह तो उनकी कॉस्ट पर डिपेंड करता है। जैसे फर्म ए की कॉस्ट कंपैरेटिवली कम आ रही है तो फर्म ए ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, और फर्म बी की कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो फर्म बी कम प्रोडक्शन कर रही है। और जो दोनों फर्म का प्रोडक्शन है ओ क्यू ए प्लस ओ क्यू बी इज इक्वल टू इंडस्ट्रीज आउटपुट ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू ए प्लस ओ क्यू बी। दोनों में डिवाइड हो गया है, इंडस्ट्री का जो आउटपुट है वो दोनों में डिवाइड हो गया है, लेकिन इनका प्रॉफिट जो भी ये फर्म प्रॉफिट गेन करती है वो सबसे पहले जॉइंट प्रॉफिट अकाउंट में जाता है। इन्होंने एग्रीमेंट में कितना प्रॉफिट डिटरमाइन किया है, कार्टेल बोर्ड ने प्रत्येक फर्म के लिए कितना प्रॉफिट अलॉट किया है, इट मे बी 10%, 20%, 30%, जितना फर्म के लिए प्रॉफिट अलॉट किया होगा फर्म्स को प्रॉफिट उसके बेस पर मिलेगा। फिर से रिमाइंड कर रही हूं कि फर्म की कॉस्ट ये तो डिसाइड करती है कि फर्म कितना प्रोडक्शन करेगी, मार्केट में कितना सेल करेगी। जिस फर्म की कॉस्ट कम है वो ज्यादा सेल करेगी और जिस फर्म की कॉस्ट ज्यादा है वो कम सेल करेगी, लेकिन उनका प्रॉफिट कॉस्ट की बेस पर डिटरमाइन नहीं होता है, प्रॉफिट एग्रीमेंट के बेस पर डिटरमाइन होता है। जो उन्होंने कार्टेल बोर्ड के द्वारा एग्रीमेंट साइन किया है, उस एग्रीमेंट में उन्होंने जो कंडीशंस रखी है उसके बेस पर अलॉट किया जाता है। परफेक्ट कार्टेल की कुछ फ्लॉज भी हैं। ये है
कॉल्यूसिव ओलिगोपोली की एक एक्सट्रीम सिचुएशन है और रियलिटी में इसकी सक्सेसफुल होने का रेशियो बहुत कम होता है। रीजन है कि कई बार फर्म कार्टेल बोर्ड को रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल करके रखती हैं और स्ट्रॉन्ग फर्म कार्टेल बोर्ड पर प्रेशर डालती रहती हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कोटा अलॉट किया जाए और उन्हें जॉइंट प्रॉफिट में से ज्यादा परसेंटेज दिया जाए। जिस फर्म की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है वो प्रॉफिट में से ज्यादा परसेंटेज लेने में सक्सेसफुल हो जाती है, उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है। कई बार जिन फर्म की कॉस्ट कम आई होती है लेकिन उनकी बार्गेनिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती है तो वो अपना ज्यादा प्रॉफिट लेने में कामयाब नहीं हो पाती है और हाई कॉस्ट फर्म ज्यादा प्रॉफिट लेने में सक्सेसफुल हो जाती है क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है। तो इन सब वजह से फर्म में आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और कार्टेल टूट जाता है। होप सो परफेक्ट कार्टेल आपको समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।